नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन सब पे। आशा करता हूं कि इससे पहले वाली सारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट 1813। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएंगी और आगे भी आती रहेंगी। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं चार्टर एक्ट 1813 का। तो इसमें क्या था कि जो जब 1813 को जो है 1793 का अब 20 साल हो चुका था, यानी कि जो कंपनी का एकाधिकार या चार्टर की अवधि जो है अब समाप्त होने वाली थी। ठीक है, इसी क्रम में क्या होता है कि इंग्लैंड में कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की जाने लगी, क्योंकि कंपनी यहाँ अत्यधिक धन कमा रहा था, जिसे देख के जो इंग्लैंड के अन्य व्यापारी थे वो भी चाह रहे थे कि हम भी भारत जाए और वहाँ जाके व्यापार करें और धन कमाएं। तो वहाँ जो है इसकी मांग बढ़ने लगी। कंपनी के भारतीय साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण या अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण, चूंकि कंपनी क्या है कि दो मोर्चे पे काम कर रही थी, व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कर रही थी, और कंपनी को भी जो है अब इन दोनों को संभालना एक तरह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके साथ ही हस्तक्षेप के सिद्धांत और नेपोलियन द्वारा लागू की गई जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी, उससे अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार के मार्ग लगभग बंद हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप होता है कि सभी चाहते थे कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाए, और इसी क्रम में जो है या फिर इन्हीं परिस्थितियों में 1813 का चार्टर एक्ट पारित होता है, और जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1793 के ठीक 20 साल बाद 1813 का चार्टर कानून लाया गया था। इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, यानी कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, परंतु भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो अब सिर्फ कंपनी ही व्यापार करता और कोई नहीं करता, इसको समाप्त कर दिया गया। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय बाजार यानी कि जो भारतीय व्यापार को जो है सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, यानी कि एक तरह से ब्रिटिशर्सों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी। लेकिन यहाँ पे कंपनी का व्यापार एकाधिकार तो समाप्त कर दिया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार जो है कंपनी के साथ ही बरकरार रखता है। इस क्रम में अगर हम लोग एक चीज़ नोट करें तो हम कह सकते हैं कि अगर कभी पूछा जाता है कि आंशिक रूप से कंपनी व्यापार को कब समाप्त किया गया था या किस चार्टर के माध्यम से किया गया था, तो 1813 के माध्यम से। अब 1813 के अन्य पहलुओं की बात करें, अन्य विशेषताओं की बात करें, तो इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों को संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। अगर दूसरे शब्दों में इसी को समझने की कोशिश करें तो कंपनी के शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया गया था। अन्य विशेषताओं में एक विशेषता यह भी थी कि जो नियंत्रण बोर्ड थी, यानी कि जो BOC की शक्तियों को परिभाषित किया गया था और उसका जो है यहाँ पे विस्तार किया गया था। अब जो ब्रिटिश व्यापारी थे या फिर इंजीनियर थे जो वहाँ इंग्लैंड से भारत आना चाहते थे, यहाँ आके बसना चाहते थे, उन लोगों को अनुमति प्रदान की गई कि ठीक है अब आप जाइए, लेकिन यहाँ रहने के लिए, आने के लिए, बसने के लिए जो है उन्हें संचालक मंडल या नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया गया था 1813 के चार्टर कानून में। अगर हम और बात करें तो 1813 के चार्टर कानून से ही जो है ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। देखिए, इसके पीछे यह भी कारण है कि अब अंग्रेज चाहते थे कि भारत में जो है हमारा भारतीय अंग्रेज उत्पन्न हो, इसलिए क्या था कि जब तक यहाँ की बातों को समझने वाला नहीं हो तब तक क्या होगा कि दिक्कत होगा। तो भाषायिक तौर पे उनको डेवलप करने के लिए ईसाई मिशनरियों को भी भेजा जाता है कि यहाँ पे आइए, आप लोग धर्म प्रचार कीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में भी, ठीक है। और इसी के तहत जो है जो 1813 है इसी कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों के जो बशिंदे थे, जो लोग थे जो ब्रिटिश इलाकों में थे, उनके बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी की गई, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि अब जो भारतीय हैं वो भी क्या हो, अंग्रेज हों। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये भारतीय राजस्व से ही था, यानी कि ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में जो पैसा है उससे, जो भारत से कंपनी कमा रही है उसी में से व्यवस्था किया गया था कि प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पे व्यय की जाए। इसी 1813 के कानून ने ही भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया तथा कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान की।
1813 का चार्टर कानून से एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो 2018 में पूछा गया है। तो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा ऑप्शन है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, या फिर तीसरा ऑप्शन है प्राच्यविद या एवं आंग्लविद विवाद, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो चूंकि आप लोग एक सेकेंड सोचिए, देखिए इसका सही जवाब होगा डी, एक से अधिक, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट भी था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 भी था, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद भी था। इन तीनों के मदद से जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो जो 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी थी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की, यानी कि व्यवस्था करके देगा। और जो इस समिति में लोग थे वो यूरोपीय सदस्य थे और 10 सदस्य थे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो 1835 में भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक नेता थे, यानी जो आंग्ल शिक्षा को समर्थन करते थे उनका नाम था ट्रेवलियन, और जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे उनका नाम था H.T. प्रिंसिप, ठीक है। ये समर्थक थे या फिर इनको कह लीजिए कि नेतृत्व करता थे। 1813 में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग देख रहे हैं एजुकेशन सब को। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।